हाय दिस इज पुरु। आई जस्ट होप आप सब बहुत ज़्यादा मस्त हैं, फिट हैं, टनाटन हैं। कैलेंडर में एक तारीख नज़र आए 18 अगस्त और मेरी तरफ से गुलजार साहब के लिए कुछ ना आए उनके बर्थडे पर। ऐसा तो हो नहीं सकता। हर साल या तो म्यूज़िकली उन्हें कुछ एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं या फिर उनका लिखा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कुछ आज लेकर आया हूँ। मेरी पसंदीदा कहानी गुलजार साहब की लिखी हुई, जो जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार ये कहानी मतलब लेवल नेक्स्ट है। आप लोग सुनोगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा। जीना यहाँ गुलजार साहब की किताब, कहानी का नाम सांझ। आप देखिएगा कि एक एक इमोशन को कितनी खूबसूरती से पिरोया गया है इस एक कहानी में। स्टार्ट करें? ओके। गुलजार साहब, सांझ। लाला जी को ये बात खल गई कि बुढ़िया लालाइन ने बाल कटवा दिए और उनसे पूछा भी नहीं। पिछले महीने उनकी बहू मायके गई थी तो अपनी सास को भी साथ ले गई थी दिल्ली कि ट्रेन में गोद के बच्चे को संभालने में आसानी रहेगी। लाला जी से खुद माया देवी ने पूछा था, बहू कह रही है दिल्ली चलने के लिए, जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाओ। ट्रेन के धक्के में बेचारी बहू कैसे संभालेगी बच्चे को। उनकी बहू मिनी के पिता रिटायर्ड कर्नल हैं। मिनी के दो भाई भी मिलिट्री में बड़े ओहदों पर हैं। कर्नल साहब का पार्टीज में आना जाना आज भी उसी तरह जारी है। जाहिर है उनकी पत्नी उन्हीं के स्टाइल में रहती हैं, मॉडर्न हैं, स्टाइलिस्ट हैं। उन्होंने बाल कटवा रखे हैं। इस बार माया देवी के भी कटवा दिए। 2 हफ्ते बाद बंबई वापस लौटी तो लाला जी देखकर दंग रह गए। ये बाल का क्या किया तुमने? समधन ने कटवा दिए, अपनी तरह के बनवा दिए। ये कहकर माया हंसी जरूर, लेकिन एक साया जो गुजरा उनके पति की आंख से वो डर गई। अपने शौहर की नज़र वो पहचानती थी। 48 बरस का रियाज था। खिसियानी सी बोली, फिर रख लूंगी, बढ़ जाएंगे। लाला जी चुपचाप अंदर चले गए और बैठक में जाकर बैठ गए। रात खाने की मेज़ पर भी उनका मूड बुझा बुझा ही रहा। मनोज ने पूछा, मिनी ने बस सर हिला दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। माया देवी ने जब पूछा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, तो जवाब कुछ और ही दिया, तुम्हारे बाल तो बड़े अच्छे थे, खूबसूरत थे, कटवा क्यों दिए? कोई जवाब ना मिला तो बोले, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं माया? मनोज हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बाबूजी को अभी तक माँ के बालों की फिक्र लगी है। 70 बरस के हो गए हैं लेकिन मिजाज से इश्क नहीं गया अभी। मिनी ने जो बड़ी की कंघी कर रही थी हंसकर पूछा, बाबूजी की क्या लव मैरिज थी? नहीं, माँ की शादी तो मेरे सामने हुई। उनके माँ बाप ने करवाई थी। मतलब दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। 4-5 साल के बाद मैं पैदा हुआ। मेरी पैदाइश के बाद दोनों के माँ बाप ने माफ कर दिया और सुलह हो गई। माँ मुझे लेकर पेरेंट्स से मिलने गई तो उन्होंने बाबूजी को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि बच्चू जाओ, अब बारात लेकर आओ तब लड़की देंगे। तब दोबारा शादी हुई उनकी। मुझे याद तो नहीं है पर पता है, तस्वीर भी है। लाला हेमराज को खाने के बाद सैर की पुरानी आदत थी। कुछ देर टहलने के लिए बाहर चले जाते थे। नुक्कड़ से एक पान बनवाते अपनी पसंद का। उम्र के साथ सुपारी जरूर कम हो गई थी, लेकिन उस रोज पनवाड़ी की दुकान से पहले ही लौट आए। इतनी सी बात पता नहीं क्यों भंवर की तरह उनकी सोच में अटक गई थी। सांझ ही तो है, उसे हक कह लो, अधिकार कह लो, कोई मुनासिब लफ्ज मिला नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी बड़ी कीमती चीज चोरी हो गई है। जब मनोज पैदा हुआ था तो पहली बार उनके अधिकार पर सेंध लगी थी। मजाक में बीवी से कहा, ठीक है भाई, हम खुद ही कपड़े निकाल लेंगे, तुम देखो अपने बेटे को। आते ही हमारा बिस्तर अलग करवा दिया इस छिटंकी भर लौंडे ने। छिटंकी भर मत कहो, 8 पौंड का बेटा दिया है आपको। लेकिन ये तो बता दो कि मैं पहनूं क्या? हिल्टन साहब के यहाँ जाना है भाई। निक टाई तो हरगिज मत लगाना आप, बुरी ऊंत लगती है आपके गले में। स्कार्फ लगा के चले जाओ। फिर पिंकी पैदा हुई तो कुछ और कटाव हुआ उनके अधिकार का। खाना नौकरानी के हाथ का मिलने लगा, लेकिन दाल का बघार माया खुद लगाती थी। कोई और लगाए तो लाला जी को पता चल जाता था। माया देवी को इस बात पर बड़ा फक्र था। एक बार दाल में एक लंबा सा बाल निकल आया। लाला जी ने नौकरानी को निकाल दिया। माया से बोले, तुम्हारा बाल होता तो मैं बटवे में रख लेता, लेकिन उस नौकरानी का बाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कहो काम करना है तो सर मुंडवा के आए। अरे हाय, सुहागन बेचारी, वो क्यों मुंडवाए? कोई विधवा है? तो फिर नौकर रख लो। तब से नौकर ही रहा घर में। अब आके चूल्हा चौका बहू ने संभाला तो एक दिन उसे भी कह दिया, खाना बनाते हुए बाल खुले मत रखा करो बेटी, आंख पर आते हैं। मिनी ने कसकर जूड़ा बना लिया, लेकिन बात माया की नज़र से ना बच सकी। वो जान गई थी कि आज तक नौकरानी वाली बात तो भूले नहीं। 2-4 रोज तो बात हंसी मजाक में टालती रही। माँ दिल ही दिल में इतरा रही थी कि लाला जी इस बुढ़ापे में भी इश्क जता रहे हैं, रूठे रूठे से रहते हैं।
लेकिन कुछ रोज और गुजरे तो सबने देखा कि बाबूजी ने माँ से बात करना ही छोड़ दिया है। माया भी कुछ बेहाल होने लगी। बुढ़ापे की रुठाई उन्हें जवानी से भी ज्यादा जानलेवा लगी। खाने की मेज पर सब मिलते और लाला जी चुपचाप खाना खाकर उठते और सैर को निकल जाते। सैर भी कुछ छोटी होने लगी थी। माया ने पूछा तो जवाब दिया, अब जल्दी थक जाता हूँ। एक बेदिली सी रहने लगी उस घर में। साथ ही एक दबा दबा सा तनाव भी शुरू हो गया। खाने की मेज पर बैठे हुए मनोज ने कहा, बाबूजी आप ना चश्मे का फ्रेम बदल लीजिए, आजकल बड़े नए नए डिजाइन मिलते हैं। ये डिजाइन तुम्हारी माँ का पास किया हुआ है भाई। माँ का? मिनी ने हैरत से पूछा। हाँ, उन्हें गोल फ्रेम अच्छा नहीं लगता था, हमने चौरस ले लिया। फिर काले फ्रेम पर एतराज हुआ तो हमने ब्राउन ले लिया। एक रोज खाने पर बैठे तो चौंक कर देखा माया की तरफ। आज बघार तुमने लगाया है माया? माया का जी भर आया। बहू ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ बाबूजी? अरे बेटी, तुम्हारी सास के बघार में उनके हाथों की खुशबू आ जाती है। लेकिन उनकी खामोशी बरकरार रही। जब दबी दबी मनवाई का भी असर ना हुआ तो मिनी ने एक दिन साफ साफ माफी मांग ली। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, मैं अपनी मम्मी को मना नहीं कर सकी और मम्मी भी तो मान ही गई ना। वो दोनों को मम्मी कहती थी, माँ को भी और सास को भी। एक दबी मुस्कुराहट के साथ बाबूजी बोले, बातें बड़ी मामूली हैं बेटा, ना होने से कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती, लेकिन जिंदा रहने का रस बना रहता है बस। हम बूढ़े हो गए हैं, एक दूसरे से बेगाने तो नहीं हो गए। अगले दिन बाबूजी ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए पिंकी के पास रह आता हूँ, ज़रा तब्दीली हो जाएगी। पिंकी जबलपुर में ब्याही हुई थी। मामूली से पसवपेश के बाद सब मान ही गए। मनोज ने तो मजाक भी किया, ठीक है, तब तक माँ के बाल भी कुछ और लंबे हो जाएंगे। माँ ने समझाया, बेटी के यहाँ ज़्यादा दिन मत रुक जाना, अच्छा नहीं होता, जल्दी लौटना। दूसरे दिन लाला जी ट्रेन से रवाना हो गए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता गुजर गया, लेकिन लाला जी जबलपुर नहीं पहुँचे। सबको फिक्र हो गई। दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ खोज शुरू हुई। खुदा ना करे कोई हादसा हो गया हो। कोई हादसा होता तो लाला जी खबर तो करते। कोई माकूल वजह उनके गायब होने की समझ नहीं आई। बहुत मायूस होने के बाद पुलिस में इत्तला दी गई और अखबारों में तस्वीर भी छाप दी गई, मगर सुराग नदारद। परेशानी इस हद तक पहुंची कि मुमकिन नामुमकिन हर तरह के ख्याल जहन से गुजरने लगे। 2.5 महीने गुजर गए और एक दिन अचानक एक खत मिला बद्रीनाथ के किसी आश्रम से। लाला हेमराज बहुत बीमार थे, उनकी हालत बहुत नाजुक थी और आश्रम के किसी पंडित ने उनकी डायरी से पता लेकर खत लिख दिया था। सब लोग फौरन बद्रीनाथ पहुंच गए, बस ज़रा सी देर हो गई। उसी सुबह उनका देहांत हो गया। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बढ़कर जटाएं बन गए थे, चटाई पर पड़े हुए बिल्कुल सन्यासी लग रहे थे। माया देवी ने चूड़ियाँ तोड़कर फेंक दी और उनके कान के पास जाकर पूछा, बाल कटवा दूं? अब तो मुंडन करवाना होगा, विधवा हूं ना। और इस बार लाला जी से पूछकर बुढ़िया ने सर मुंडवाया।